हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक लॉजिक एजुकेशन सर्विस में। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, और थोड़ा सा पार्ट है, लिटिल बिट पार्ट फॉर पावर। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हम सोचेंगे या हम डिस्कस करेंगे कि वर्क है क्या। क्या हम जो खाते हैं वो एक वर्क है, या जो हम सोते हैं स्लीपिंग इज वर्क? क्या रनिंग ऑफ अ एथलीट इज अ वर्क? और क्या हम जो थिंक करते हैं if we are thinking that it's a work? So चलो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब जानने के लिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर पवन कुमार सैनी फ्रॉम थिंक लॉजिक एजुकेशन सर्विस। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, और इस चैप्टर में जो हम मेन डिस्कस करने वाले हैं या टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क, जिसमें हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क क्या है, साइंटिफिक वे में वर्क क्या होता है, और लेमन टर्म में वर्क हम किसको बोलते हैं। और अगर एक वर्क के ऊपर फिक्स फोर्स लगाया जाता है तो वर्क क्या होता है, या फिर यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, या और टाइप ऑफ वर्क क्या होता है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड इन सब के बाद जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। और साथ में इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पावर, जिसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं किलोवाट आवर के बीच में और जूल्स के बारे में। और जो मेन है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर में फॉलो करेंगे। तो चलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वर्क। सो इफ आई एम सेइंग आई एम रीडिंग, आई एम सिंगिंग, or somebody is talking or studying, thinking, so do you think all these are work? क्या ये सब वर्क है? हाँ, अगर हम लेमन टर्म में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि यार मैंने आज बहुत पढ़ाई की है, आज मैं थक गया हूं, यानी बहुत सारा काम किया है मैंने। या फिर हम बोलते हैं कि आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, और कोई दूसरा पूछता है क्या किया है, आज मैंने थिंक बहुत किया है, बहुत सोचा है, ठीक है, या बहुत गाना गाया है, या बहुत पढ़ाई की है, बहुत रीडिंग की है, ठीक है। हम सब के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, बहुत बड़ा वर्क है। हम इसको काम के उस पे लेते हैं, वर्क के एज ए वर्क लेते हैं। बट इन द साइंटिफिक टर्म्स इट इज नॉट अ वर्क। तो रियल लाइफ और साइंटिफिक में वर्क की डेफिनेशन वेरी करती है। तो अगर हम रियल लाइफ में बोलते हैं तो रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्टडिंग, थिंकिंग एंड सो ऑन, हम सबको वर्क बोलते हैं। लेकिन अगर साइंस की टर्म में बोला जाए तो दिस इज नॉट अ वर्क। फॉर द साइंटिफिक टर्म, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन इन अ बॉडी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइंस में हम बोलते हैं उसी को वर्क बोलते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ मूव करता है, मूवमेंट करता है, यानी डिस्प्लेस होता है। और जब डिस्प्लेस और फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है, या फिर मोशन होता है बॉडी के अंदर, तो साइंटिफिक टर्म में उसको वर्क बोलते हैं। अब इन द टर्म्स ऑफ साइंस के वे में अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। वन इज फोर्स एंड द अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए फोर्स शुड एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये इंसान, ये आदमी इस बॉक्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर अपना फोर्स लगा रहा है, तो a force should act on an object,
एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड। जब मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी होना चाहिए, और जब दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों ही फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वर्क डन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो भी यहाँ पे डिफाइन करता है कि फोर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन वर्क डन का। अब हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय फिक्स फोर्स। अगर एक बॉडी के ऊपर फिक्स फोर्स लगाया जाता है तो उसमें हम वर्क डन बोलते हैं या नहीं बोलते। तो इसी डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on an object and displacement caused due to the applied force in the direction of the force। यानी कि जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट का, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम उसको फोर्स बोलते हैं, तो हम उसको वर्क बोलते हैं। द force applied on an object and displace caused due to the applied force in the direction of the force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, अगर हम इस साइड से डायरेक्शन इस साइड से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो सेम साइड में डायरेक्शन या मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, तो इसको हम बोलते हैं वर्क। और वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स और मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट अपने आप ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन इट हैज नो डायरेक्शन, वर्क डजंट हैव डायरेक्शन बट a magnitude on the basis of force। जिस साइड में फोर्स लगा रहा है उसी साइड में अगर मोशन होती है तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो the same formula we had discussed in the earlier slide, work done which is denoted as W is equal to the product of force which is denoted by F and displacement which is denoted by S। So this is the formula for work done। और वर्क डन, वर्क की यूनिट क्या होती है? एज वी नो फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो सेम व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड इट्स ऑन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों ही चीज हो रही है, देन ए वर्क डन इज 1 जूल। So the unit of work is joule, right? So if I'm saying Newton meter is the same thing as a, or we call it a joule, या फिर हम उसको जूल भी बोल सकते हैं, तो या फिर न्यूटन मीटर बोलते हैं। अगर न्यूटन मीटर बोलोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्योंकि न्यूटन मीटर 2 यूनिट एक साथ लेके चल रहे हैं तो हमने एक रीडिफाइंड स्टैंडर्ड यूनिट रख दिया जिसको हम बोलते हैं जूल, ठीक है ना। तो या तो जूल बोलो या फिर न्यूटन मीटर बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था वर्क डन अगर फोर्स फिक्स्ड होता है, यानी एक टाइप का ही फोर्स हमने लगाया है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ वर्क। सर वर्क के भी टाइप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। Type of work is totally dependent on the magnitude of the force and the displacement. That means the amount of work done depend on the following factors, and the factors are magnitude of force, that means greater the force, greater is the amount of work। जितना हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ही हम ज्यादा वर्क करते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी बोलते हैं। सेम डिस्प्लेसमेंट, greater displacement that means greater is the amount of work, vice versa। या फिर फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी, अगर और तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि वर्क भी बहुत ज्यादा किया है। अब टाइप ऑफ वर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड किया एंड मेरा ऑब्जेक्ट जो है विद द सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज पॉजिटिव वर्क। सो दिस काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज पॉजिटिव वर्क।
जैसे कि, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दीज आर द पैरेलल टू ईच अदर बेसिकली। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका वर्क ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और इसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन, राइट। और अब इसका वाइस वर्सा केस लेते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस साइड में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है इस साइड में। ऐसे कैसे? दैट मीन्स जो फोर्स जो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट टू ईच अदर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, हमने फोर्स जो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, दिस साइड में मूवमेंट इस तरह से चला, लेकिन जो फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ है, फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसमें जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री का एंगल बनता है, और दिस काइंड ऑफ वर्क डन इज नोन एज नेगेटिव वर्क डन। इसमें फोर्स नेगेटिव फॉर्म में होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव वर्क डन, राइट। जैसे कि अगर मैं एक वॉल के ऊपर, ये मेरा वॉल है और यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स लगाने के बाद इसके अपोजिट भी फोर्स लग रहा है, तो जब फोर्स अपोजिट फोर्स होता है तो उसका एंगल जो बनता है दैट इट बिकम्स 180 डिग्री, तो उसको हम नेगेटिव फोर्स बोलते हैं। तो इसलिए हम फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे नेगेटिव लेके चले, राइट। लास्ट वन, ये जीरो वर्क डन कब होता है सर? बिल्कुल होता है नो चेंज इन द पोजीशन, जैसे कि हमने एक वॉल का एग्जांपल लिया था, या फिर एक तो यह है जीरो वर्क जब पोजीशन चेंज नहीं होती, दैट्स फाइन, दैट इज नॉन एज जीरो वर्क। अगर एक वॉल है उस पर मैं बहुत जोर से फोर्स लगाया जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी वॉल है, ठीक है, इसके यहाँ पे मैं बहुत तेजी से फोर्स लगा रहा हूँ, बट वॉल को तो मैं हिला नहीं पाया, तो यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो वर्क डन, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम जीरो वर्क डन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल लिया हुआ है कि इस भाई साहब ने एक बॉक्स उठाया, बहुत भारी बॉक्स उठाया हुआ है, लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। अब इस केस में मूवमेंट नहीं हुआ है, उठा के खड़ा हुआ है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री पे बना हुआ परपेंडिकुलर है, चाहे ऊपर से नीचे ले लो या नीचे से ऊपर ले लो, इज द सेम थिंग। तो 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वर्क डन। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्क। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी के बारे में। अब कोई काम अगर कर रहे हैं, कोई वर्क अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पावर, फोर्स चाहिए होगी, और फोर्स के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। क्यों दोस्तों? एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते, कोई भी वर्क जो हमारा होता है जीरो होता है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे नेगेटिव वर्क हो, चाहे पॉजिटिव वर्क हो या जीरो वर्क हो। बट एनर्जी नहीं है तो हमारे पास फोर्स नहीं आएगी, फोर्स नहीं आएगा तो हमारा वर्क डन भी नहीं होगा। एंड as we all know, the biggest natural source of energy is our सूरज चाचू, है ना, यानी कि is our sun, that is our natural source of energy and the biggest source of energy। चाहे इसमें फोटोसिंथेसिस को हो, चाहे फिर उसमें आपका क्या नाम है, जैसे ये सोलर पैनल एनर्जी ले रहा है, ठीक है, तो ऑल दिस, तो सबको एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो आपका सूरज चाचू यानी कि सन देता है। इससे हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, इससे हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, राइट, और और भी बहुत सी एनर्जी मिलती हैं। तो ये सब का सोर्स है आपका सन, दैट इज सूरज चाचू। एंड मोस्ट ऑफ द
एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द सन। बहुत सारी ज्यादातर एनर्जी जो होती हैं वो सन से ही निकलती हैं, ठीक है। और सम एनर्जी इज रिसीव्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब जो एटम होता है, अक्सर एटम तो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इसके आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एनर्जी एटम के न्यूक्लियस से निकलती है, इंटीरियर द अर्थ एंड द टाइड्स, यानी कि न्यूक्लियस के एटम पे जो एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी रिसीव हो रही है, या फिर अर्थ का जो कोर पार्ट है उससे जो एनर्जी निकल रही है, या फिर जो टाइड्स निकलते हैं, वॉल्केनो होते हैं, तो ये सब एनर्जी की फॉर्म होती है। तो एनर्जी कैन बी इन गुड वे और द बैड वे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी काम को करने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है, जो कैपेसिटी चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी, राइट। द ऑब्जेक्ट कैन गेन और लूज एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द वर्क डन। या तो जो भी काम कर रहा है, अगर हम खाना खा रहे हैं उसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट हम उठा रहे हैं, हम चपाती या राइस उठा के खा रहे हैं, तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वहां पे आप एनर्जी, बट इन दैट सिनेरियो यू विल गेन द एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे खाना मिल रहा है, आपको एनर्जी गेन कर रहे हो। और जब सेम अगर किसी ऑब्जेक्ट को हिलाना होता है या मूव करना होता है तो फोर्स देना पड़ता है, और फोर्स के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। सो द ऑब्जेक्ट कैन गेन, और ऑब्जेक्ट, जब हम खाना खा रहे थे तो हम ऑब्जेक्ट थे, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे तो वो ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। तो द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है? एनर्जी रिसीव कर रहा है। इन दैट सिनेरियो आल्सो द ऑब्जेक्ट कैन gain or lose energy depending upon the work done. If an object does not some work, it loses its energy, and if some work is done on an object, it gains energy. Right? यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पे कुछ काम किया गया तो उस केस में एनर्जी लूज होती है, और अगर कोई काम ऑब्जेक्ट पे किया गया है तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी लेता है। अब जैसे हमने बताया था वर्क स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। द सेम कंसेप्ट, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब सर यूनिट क्या होती है एनर्जी की? एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल ही होती है, जैसे कि वर्क ही होती है, सेम। एंड इसकी बिगेस्ट यूनिट, अगर यूनिट सेम है, जूल ही है, लेकिन बिगेस्ट यूनिट को जब हम किलोग्राम, किलो जूल्स में कंसिडर करते हैं तो दिस इज नोन एज बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो जूल बोलते हैं। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। अगर किसी काम करने की, कोई भी काम करने के लिए 1 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एनर्जी की यूनिट के बारे में। अब जो हम बात करने वाले हैं कि सर टाइप्स ऑफ एनर्जी भी होती है। अब जैसे कि हम बहुत सुनते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, मास और वेलोसिटी इंक्लूड होती है तो काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, या फिर मास, ग्रेविटी और हाइट इंक्लूड होती है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत से, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल एनर्जी, क्योंकि अर्थ जो है अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है तो वहां पे भी एनर्जी। और जो साउंड एनर्जी को हम सोनिक एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी, अब ये सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज अ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। अब इसका अगर एक एग्जांपल लेके चले, मैकेनिकल एनर्जी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सर एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट में काइनेटिक और मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजिशन, या तो उसकी पोजीशन या शेप चेंज हो जाती है, या फिर
उस ऑब्जेक्ट की या बॉडी के मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसका अगर एग्जांपल लेना है तो ए bicycle climbing or a hill causes kinetic energy as well as potential energy। हम मूवमेंट हो रही है क्योंकि बाइसिकल जो हिल है उस पे क्लाइंब कर रही है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। साथ में आप वो एक पर्टिकुलर हाइट पे भी मूव हो रहा है तो यहाँ पे जब हाइट इंक्लूड होती है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, और जब जिसमें वेलोसिटी इंक्लूड होती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जहां पे हाइट इंक्लूड है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, इसमें हाफ मास बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी के साथ हम मास को भी इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा एक सोनिक एनर्जी होती है। सोनिक एनर्जी क्या होता है? इट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए सबस्टेंस एज इट वाइब्रेट्स। अब जैसे कि आप 9th क्लास में ही साउंड चैप्टर, फिजिक्स का ही एक साउंड चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक पार्टिकल या सबस्टेंस होता है वो वाइब्रेट होता है तो उसको हम बोलते हैं साउंड। साउंड की डेफिनेशन भी बोलते यही होती है, इफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए सबस्टेंस as it vibrates so is known as sound। So this energy flow through the substance in the form of sound waves। तो sound wave के फॉर्म में होता है like this। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोनिक एनर्जी। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड एनर्जी, जब गिटार आप प्ले करते हो तो उसमें जो स्ट्रिंग होता है वो सबस्टेंस होता है, और जैसे ही आप उसको मूव करते हो तो वो वाइब्रेट होना शुरू कर देता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। राइट, सेम ये तो सोनिक एनर्जी है। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर एनर्जी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी एटम के जो एनर्जी, इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है अवेलेबल उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज व्हेन द न्यूक्लियस कंबाइंस और सेपरेट। जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, फिशन या फ्यूजन का कंसेप्ट आता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। Therefore, we can say that every atom in the universe comprise the nuclear energy। Example: uranium is a radioactive metal capable of producing nuclear energy in nuclear power plant। अगर उसको गुड वे में लेके चले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज करते हैं, लेकिन अगर बैड वे में लेके चले यानी कि सेपरेशन की अगर बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो आपका होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। राइट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम होता है, उसका काम क्या होता है? इसके चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको होल्ड करके बांध के रखना। ठीक है, और इस काम के लिए जो एनर्जी लगती है या तो उसको बांध के रखना, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन सिंगल एटम होता है इसमें, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इट हैज अ 2 वैलेंसी, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एज आई डिफाइंड, it is the energy that binds electron with its nucleus। It is thus the amount of energy required to remove one electron completely from its atom are called first ionization energy। Subsequently, the ionization increase as we remove the second electron from the atom is known as second ionization energy। और इस चीज के बारे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th के अंदर, जहाँ पे आपको अच्छे से समझाया भी हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी होता है, केमिकल एनर्जी जो हम पढ़ते हैं, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप चाय बनाते हो तो उससे हीट निकलता है, ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में, तो जब उसको बोला जाता है थर्मल एनर्जी। राइट, इसके अलावा आपकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने बात किया, तो यहाँ पे लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर आपको जो मेन फोकस करना है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा फोकस, और मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इस वाले चैप्टर में आप
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़े हुए। तो मैकेनिकल एनर्जी का ओवरव्यू हमने यहाँ पे दे ही दिया है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब हम बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की एनर्जी की, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मारियो भाई साहब गेम तो खेला है ना, हमने तो अपने बचपन में 90s में बहुत ये वाला गेम खेला मारियो, ठीक है। इसमें जैसे कि ये मारियो को यहाँ पे हमने रन करते हुए दिखाया हुआ है, भागते हुए दिखाया हुआ है। तो ये दैट मीन्स इस मारियो का एक पर्टिकुलर मास है और अगर रनिंग कर रहा है तो ये एक वेलोसिटी में मूव हो रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, जब कोई भी बॉडी अपनी मोशन में होती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, ए रनिंग एथलीट या रनिंग मारियो, रनिंग वाटर, फ्लोइंग ऑफ वाटर, ए रनिंग मूविंग बॉल, जैसे बॉल आती है जब बॉलर्स क्रिकेट में बॉल करते हैं और बैट्समैन के पास आते हैं, जो मूवमेंट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी, बॉल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और गाड़ी का चलना, कार भी चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, या फिर आप हैमर चलाते हो तो हैमर जब चलाते हो तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी से वो पोटेंशियल एनर्जी पे भी आ जाता है। तो ये दीज एंड सो ऑन बहुत से एग्जांपल हैं जो काइनेटिक एनर्जी के हैं। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में आता भी है, एग्जाम पे मेन फोकस होता है, तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मारियो भाई साहब है, इनका एक मास है और मूविंग विद द, और यहाँ पे इन्होंने यहां से भागना शुरू किया, पॉइंट ए से भागना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया और एक पर्टिकुलर सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, और उन्होंने बी पॉइंट तक आए, तो यानी कि इन्होंने यहां से लेके और यहां तक एक डिस्टेंस कवर किया, ए से बी तक एक डिस्टेंस कवर किया। तो जब डिस्टेंस लगाया है, लेकिन यहाँ पे जो रनिंग के लिए था इन्होंने सेम फोर्स यूज किया है, कांस्टेंट फोर्स के साथ ये एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वर्क, क्योंकि रनिंग कर रहे हैं तो वर्क किया है। इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी और इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो यहाँ पर u से v में कन्वर्ट हुआ। जब वेलोसिटी u होती है इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और v पे फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे देन एक्सेलरेशन इज a। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, वन इज वर्क डन का, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द सेकंड वन इज फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन और वर्क डन का अभी हमने पढ़ा। मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसमें हमने ग्रेविटेशन के बारे में सारी जानकारी उस वीडियो में हमने दी है। तो अब यूजिंग दीज टू इक्वेशंस आई एम क्रिएटिंग ए थर्ड, और एक इक्वेशन और पढ़ा था जो था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो यहाँ पर u v s a n का एक रिलेशन बना दिया, यहाँ पर आपने लिया है, तो इसके बेस पे यहाँ इस वाली इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं एक थर्ड इक्वेशन, या फिर वी कैन से द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशंस की वैल्यू को पुट करेंगे। दैट मींस नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f that is which is ma and s which is uv square minus u square divided by 2a from equation first, so from equation second and third, and putting into the equation 1, right। equation 1 is w is equal to fs, तो f की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया from the equation 2 ma, और s की वैल्यू हमने यहाँ पे equation 3 से लिया, that is v square minus u square divided by 2a। अब यहाँ पे
से एक कैंसिल हो गया क्योंकि डिवीजन में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो a से कैंसिल हो गया। 2 को हमने यहाँ, दैट मीन्स वी गेट m डिवाइड बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जो u स्क्वायर था, u की जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज एट द रेस्ट पोजीशन पे। तो रेस्ट गाड़ी खड़ी हुई थी, मारियो भाई साहब खड़े हुए थे और फिर उन्होंने भागना शुरू किया और एक डिस्टेंस कवर किया और फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचे। तो जब रेस्ट पे होती है तो वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं, जीरो होती है। व्हेन बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो जब u स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो गई तो दैट इज वैनिश्ड। तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्क जो हुआ हमारे पास दैट इज हाफ mv स्क्वायर हुआ। तो यही फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का होता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो अगर डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है तो यू शुड डू लाइक दिस वे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी, अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि भाई हमारा जो क्रेन से एक आयरन बॉल बंधा हुआ है, द हायर द बॉल द ग्रेटर द मूवमेंट। तो यहाँ पे एक हाइट यहाँ पे डिफाइन की हुई, हाइट डिफाइन है, मैंने बताया था जब हाइट में मेंशन होता है किसी एनर्जी के लिए या किसी वर्क पे एनर्जी में तो हम वहां पे उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी हाइट यहाँ पे मैटर करती है और ग्रेविटी यहाँ पे, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड इन द सेंस अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस बॉल को, तो यहाँ पे ग्रेविटी भी इंक्लूड हो गया और इस बॉल का एक पर्टिकुलर मास भी है। तो इसलिए यहाँ पर mgh का फॉर्मूला यूज करते हैं और जो mgh का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है इस वाले पार्ट में, और अगर इस वाले इसको कैसे बोल सकते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, आइदर पोजीशन, यहाँ पे आपने पोजीशन की बात किया था, और वी कैन से द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एयर जो इन्होंने बॉल लिया हुआ है इसकी स्ट्रिंग को पीछे खींचा तो यानी कि इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। पुल बैक द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी, जितना पीछे खींचेगा उतना ज्यादा उसकी शेप चेंज होगा। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए पोटेंशियल एनर्जी के। इसके साथ ये जो ऑब्जेक्ट है पहले दीवार पे रखा हुआ था और नीचे जब आया तो ये जो स्टोन था बिल्कुल ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर हाइट भी आ गई और साथ में इसका शेप भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्या एग्जांपल है, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक पर्टिकुलर हाइट था, उसकी हाइट को हमने कम कर दिया क्योंकि दबा दिया, क्योंकि हैंड से प्रेस कर दिया तो ये कम हो गई। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये स्टोन इस वैली से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल वाटर कैप्ट इन डैम, अगर डैम बना हुआ है और उसमें वाटर को हमने सेव किया हुआ है तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है सर, क्योंकि एक डैम जब फुल हो जाएगा तो ये एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरेगा, तो इसका एग्जांपल हो गया। या फिर बैंड स्ट्रिंग ऑफ अ बो, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। या फिर बाउंड अप अ स्ट्रिंग और इट ऑफ ए टॉय, ठीक है, यानी कि जब हम कार प्ले कर चलाते हैं या फिर किसी टॉय के अंदर स्प्रिंग लगा होता है तो वो नीचे दबाते हैं या उठते हैं, तो दिस इज क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का शेप चेंज हो रहा है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था दैट वाज हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इफ ए बॉडी मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, इज रेज्ड एट टू ए हाइट h, और वो एक हाइट पे डिफाइन है, ये बॉडी है और एक हाइट पे रखी हुई है लाइक दिस। इसका ये बॉडी है, इसका मास है और ये पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है तो h हो गया,
और ग्रेविटी इसमें इंक्लूड है क्योंकि ये नीचे जब गिरेगा तो अर्थ के बॉटम पे सरफेस पे जाके टच होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, सो हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल। अब पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पुल का रोल या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफ द अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स की पुल की अगर बात करें तो मास इनटू ग्रेविटी होता है, दैट इज एक्ट एज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें हम मास इनटू ग्रेविटी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलना पड़ता है ना। तो यहां पर भी हम वर्क का फॉर्मूला लेंगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दैट बिकम्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, हाइट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट है, और फोर्स जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस ग्रेविटी इनटू ग्रेविटी। तो mgh is the formula for potential energy. So this work is stored in the body as potential energy, gravitational potential energy भी बोला जाता है। तो इसका नाम EP हमने potential energy बोला हुआ है, mass into gravity into height। तो G is the acceleration due to gravity as we had discussed। और जनरली हम इसकी G small g की acceleration due to gravity की वैल्यू या तो हम 9.8 लेके चलते हैं या फिर हम 10 लेके चलते हैं। तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा इसकी ज्यादातर वैल्यू, अगर वैल्यू गिवन है तो उसको लेके चलते हैं, नहीं तो हम 10 लेके चलते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, तो अभी तक हमने वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एनर्जी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी क्या होता है। एक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, काइनेटिक का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। The change of one form of energy to another form of energy is known as transformation of energy। और इसका सबसे रियल लाइफ एग्जांपल हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कैसे, सन है, सन इसको हीट, प्लांट को हीट एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, यहाँ पे क्लोरोफिल के पास आया, क्लोरोफिल से उसने जो प्लांट है उसने अपना फूड क्रिएट किया, ग्लूकोज क्रिएट किया, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी भी बना। और फिर उसके बाद केमिकल एनर्जी हुआ तो यहाँ पे आपकी गैस बाहर निकले, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो या फिर ऑक्सीजन की रिलीज किया, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने और ऑक्सीजन रिलीज किया, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी पे परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो दिस वन फॉर्म हीट एनर्जी टू या लाइट एनर्जी टू फूड या फिर फूड का बनना, तो उसको हम बोलते हैं एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो यहाँ पर एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी का चेंज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एक लॉ बना था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच मींस एनर्जी को हम ना क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चली जाती है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So it says energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another form. So the total energy before and after transformation remains the same. तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी 10 जूल थी तो प्रोसेस खत्म होने के बाद भी वो 10 जूल ही रहेगी। सर कैसे, एनर्जी तो लगी है। तो अभी हमने बोला ना कि एनर्जी को हम ना ही खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए और अच्छे से इसका एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज कीजिए एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल है जिसका एक मास है, ठीक है, और वो एक हाइट पे h हाइट पे रखी हुई है, हैज अ पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो अभी ये एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट with the mass
m मास एक हाइट पे रखा हुआ है, तो इस एट दैट मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसकी। अब क्या हुआ, एज बॉल फॉल्स डाउनवर्ड और यहाँ पे बॉल नीचे गई, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। अब इस बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया हुआ। अब जैसे जैसे बॉल नीचे जाती है, नीचे जाएगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आई है, क्योंकि ऊपर से एक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी हाइट कम होती जा रही है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। और एट द एंड जब वो बॉल अर्थ के या फिर सरफेस पे नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पर इस एट दैट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देखा ना, मैक्सिमम जीरो, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज हुई है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपका डिफाइन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज ball falls downward, the height decreases, so the potential energy also decreases. Kinetic energy at h is zero, but it is increasing during falling of a ball. The sum of potential and kinetic energy of the ball remain the same. तो इनका sum जो है वो सेम है, 0 plus 10, मैक्सिमम हम 10 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 10 जूल ले लेते हैं। 0 plus 10 जब ये इस पॉइंट पे था, और जब यहां पे आया तब क्या हुआ, वो 10 plus 0 बन गया, क्योंकि ये हमने लिया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ इस पॉइंट पे हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल था और काइनेटिक एनर्जी 0 था, बट जब ये सरफेस पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी 10 हो गया। तो दिस इज नॉन एज वैल्यू, जो उसकी एनर्जी का जो सम था वो सेम ही रहा 10 जूल, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए द सम ऑफ, जो हमने मैकेनिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया था, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। इवन यहाँ पे भी अगर देखोगे एट मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्योंकि ये हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। इसकी हाइट हाफ हो गई और यहाँ पे हाइट इसने वेलोसिटी हाफ कवर कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट था, ठीक है। दैट्स व्हाई आई राइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये अगर 0 होगा तब भी 10 ही आएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी 10 होगा तब भी 10 आएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 5 होगा तब भी आंसर 10 ही आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट है। सो सेम हाइट जब h था और वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, ठीक है। तो हाइट जब h थी दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी mgh था और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं थी, तो 0 प्लस mgh हुआ। सेम का हाइट अब k यानी मिड पॉइंट पे आया इस वाले पॉइंट पे, तो k हो गया, दैट मींस वेलोसिटी v1 आ गया है, तो हाफ mv1 स्क्वायर हो गया। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट यहाँ पे k है, तो mgk हो गया। तो इनका सम निकालोगे तब भी वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। फिर फाइनल जब हाइट 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे थी, तो दैट इज हाफ mv2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो गई है, तो इनका सम करेंगे तब भी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन आंसर वैल्यू कांस्टेंट ही है। So this is all about the transformation of energy or law of conservation of energy. Again, law of conservation of energy means energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. This is known as law of conservation of energy. अब जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, that is about the power. What is power? Power क्या होता है? Power is defined as the rate of energy consumption. अब किसी काम को करने के लिए कुछ एनर्जी लगी, तो उसका हमने रेट कैलकुलेट किया, तो उसको हमने पावर दे दिया, पावर का नाम दे दिया। That means power is
इक्वल टू रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टाइम, कि कितना काम कितने टाइम में किया, तो दैट शोज दैट डिफाइंड द पावर ऑफ दैट बॉडी और द पर्सन। अगर हम बोलते हैं कि इस काम को करना है, हम बोलते भी है ना, अरे दिखा तेरे में कितनी पावर है, समटाइम वी से दैट ना, दैट मीन्स कि भाई अगर मैंने ये काम 6 आवर्स में कंप्लीट किया है तो अब तू अपनी पावर दिखा, तू कितने यानी तुम कितने टाइम में ये अपना काम कंप्लीट कर पाओगे, तो उसको हम पावर बोल देते हैं। और पावर को हम उसकी पावर की जो ऐसा है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। जब आपको टाइम निकालना होता है, पावर और वर्क डन दिया होता है, तब भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे। जब वर्क डन निकालना है और पावर और टाइम दिया हुआ है, तो उस केस में आप वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम का फॉर्मूला लेके चलोगे, ठीक है। या फिर पावर निकालने के लिए तो फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है पावर की, वो होती है वॉट, या तो हम वॉट बोलते हैं, नहीं तो हम फॉर्मूले से ही डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड, तो वी कैन से जूल पर सेकंड भी पावर की ही यूनिट होती है, राइट। तो अगर इसको डिफाइन करना है, अगर 1 वॉट वैल्यू निकालना है, तो वी कैन से अ टास्क रिक्वायर्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी टू कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट, तो वी कैन से 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड पर 1 सेकेंड। और जैसे हमने एनर्जी के बारे में बात किया था, एनर्जी की बिगेस्ट यूनिट हमने बताया था किलो जूल, यहाँ पर हम बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो वी कैन कंसिडर एज ए किलो वॉट, ठीक है। और किलो वॉट को हम डिनोट करते हैं kW से, यहाँ पे वॉट को हम W से डिनोट करते हैं, तो किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट, और 1000 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1000 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई अगर 60 वॉट का गीजर है आपके पास, 60 वॉट का एक गीजर है या बल्ब है, उसको यहां पर आपको पावर डिफाइन कर दिया, ठीक है। और वो डेली वो कितना चलता है, वो 6 आवर्स चलता है या फिर 5 आवर्स चलता है, 5 आवर्स डेली चलता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है कि कितनी एनर्जी, दैट मीन्स हाउ मच एनर्जी इट विल कंज्यूम। तो सिंपल वर्क एनर्जी की बात करें या फिर वर्क की बात करें, जूल ही आएगा। तो यहाँ पे वर्क निकालो, वर्क का फॉर्मूला हमने यहाँ पे बताया हुआ है, पावर इनटू में टाइम, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बिकम, ये वॉट दिया हुआ है, हम उसको पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 5 आवर्स दिया हुआ है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, पहले सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर सकोगे। तो यहाँ पे आपकी बिगेस्ट यूनिट हम जो लेके चलते हैं वो 1000 जूल पर सेकंड या 1000 वॉट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर का मतलब कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक बिल भी आता है, सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपका एक जो यूनिट डिफाइन है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, दैट इज किलोवाट, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट का मीटर है, और वो 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, कितने आप अप्लायंसेस चलाते हो, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल एनर्जी निकालना है, पावर आपके एवरेज पावर है आपके पास, तो यहाँ पे टाइम टेकन 30 डेज का है, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो आसानी से टोटल एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, बहुत बार आता भी है, दैट इज अबाउट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें हम कैसे बोलते हैं कि कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है, दैट मीन्स जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड इट इज कन्वीनियंट टू यूज इट वेयर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। जब बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी इन्वॉल्व होती है तो जूल को हम नहीं बोलते, तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक नया फॉर्म दिया हुआ है, नई यूनिट दी हुई है, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर।
1 kilowatt hour, just K, kilowatt, H means R. So 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when electric appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. यानी अगर एक अप्लायंस है, एक बल्ब है या फिर एक बल्ब है, तो वो 1 किलोवाट इनटू में 1 आवर में चलता है, तो उसका निकल जाता है 1 किलोवाट आवर। तो हम उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, उसमें एनर्जी कंज्यूम किया है उसने। तो इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, जहां पे हमने 1 किलोवाट, और इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक किलोवाट होता है, किलोवाट एक अप्लायंस का यूनिट होता है, पावर रिक्वायर्ड फॉर द अप्लायंस टू वर्क, ठीक है, कितनी पावर चाहिए उसको, और किलोवाट आवर मींस 1 आवर में वो अप्लायंस ने कितनी पावर कंज्यूम की है। तो एनर्जी यूज्ड ईच आवर द अप्लायंस इज ऑपरेटिंग। तो दैट इज बेसिक डिफरेंस किलोवाट एंड किलोवाट आवर में। अब अगर कैलकुलेट होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट वे में भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, दैट इज 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, और हर बार 1 किलोवाट आवर ना बोलना पड़े तो इसके लिए इसको एक छोटा यूनिट बता दें, उसका एक और यूनिट बता दिया, देन वी कॉल इट अ 1 यूनिट। एंड 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड्स, दैट इज 36 सेकेंड्स। दैट इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट बिकम्स 36 लाख जूल या फिर वॉट सेकेंड। इसको क्या कन्वर्ट कर दिया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो दिस इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो जब भी आप एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आता है जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, तो जो भी आपका किलोवाट आया है या वॉट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा विद दिस वैल्यू, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट किलोवाट एनर्जी। ये एनर्जी की वैल्यू है, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और इसको हम छोटे फॉर्म में, इजी फॉर्म में हम बोलते हैं 1 यूनिट। So the energy used in 1 hour at rate of 1 kilowatt is called 1 kilowatt hour. So this is about relationship between the kilowatt hour and joule. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो this is all about the chapter. अब जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के, मैंने ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो बहुत बनते हैं लेकिन हमने सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं, and these 3 numericals are, first numerical says a bulb of 60 watt is used for 6 hours, 6 hours daily, यानी हर रोज 6 hours वो यूज करते हैं हम, और जो वॉट बल्ब की पावर दी हुई है वो 6 watt की दी हुई है। How many units, that means kilowatt hour of electric energy are consumed? तो पावर ऑफ बल्ब दी हुई है 60 watt, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू किलोवाट में। तो किलोवाट में करने के लिए हमें इसको 60 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 0.06 किलोवाट। और कितने आवर्स चलता है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 6 आवर्स। सो एनर्जी यानी कि वर्क हमने पीछे पढ़ा था, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, तो उसी से फॉर्मूला डिफाइन हुआ, एनर्जी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू माय टाइम। तो पावर हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई है 0.06 किलोवाट मल्टीप्लाई 6 आवर्स, तो 6 आवर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते तो हम यहाँ पे सीधा कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट बिकम्स 0.36 किलोवाट आवर, क्योंकि आर है इसलिए सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
तो दैट इज इक्वल टू या तो किलोवाट आवर बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे 0.36 यूनिट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल. सेकंड क्वेश्चन जो हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, ए बॉडी डज 10 joules of work in 5 seconds. 20 joules of work in 5 seconds. What is power? Same concept. Power is equal to work done divided by time. Work done यहाँ पे 20 जूल दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड दिया हुआ है. सिंपल डिवाइड कर दो तो दैट इज इक्वल टू 4 जूल पर सेकेंड. और 4 जूल पर सेकेंड को हम वॉट में भी कंसिडर करते हैं. वॉट भी पावर की यूनिट जो होती है वॉट होती है. सो द पावर ऑफ द बॉडी इज 4 वॉट. ठीक है ना. तो 4 वॉट उस बॉडी की पावर निकल गई. अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, अभी के लिए एक ट्री लिफ्ट a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head. Right? Put in his head. तो मास यहाँ पे दिया हुआ 15 kg और हेड पे रखा हुआ उसने 1.5. तो ये आपका इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. दैट इज हाइट बेसिकली above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. तो कितना उसने वर्क डन किया. नीचे से ऊपर उठाया है तो फर्स्ट मास ऑफ सॉल्ट कैसे करेंगे. पहले मास ऑफ द लगेज लिखेंगे, दैट इज 15 kg. डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 1.5. तो वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो यहाँ पे फोर्स हमें डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो वी विल कैलकुलेट बाय द मास इनटू ग्रेविटी. तो क्योंकि ग्रेविटी है, क्योंकि नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के बेस पे निकाला है, तो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या है, तो वी राइट m इंटू जी. ठीक है, फोर्स m इंटू जी हो गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है हमारे पास. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे. मास दिया हुआ है आपको 15. ग्रेविटी एज आई टोल्ड यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो 10 लिया और डिस्प्लेसमेंट 1.5 दिया. जब इसको कैलकुलेट किया तो दैट बिकम्स 225.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर is equal to न्यूटन. ठीक है, that is equal to न्यूटन. तो यहाँ पे हम क्योंकि वर्क डन निकाल रहे हैं तो न्यूटन मीटर बन गया, कन्वर्ट हो गया. न्यूटन मीटर से या तो न्यूटन मीटर लिखो या फिर उसको जूल लिख देते हैं. तो वर्क डन बाय द कुली इज 225 जूल. राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. अब आपको इस चैप्टर में कितना अच्छे से समझ में आया. होप आई हैड क्लियर और ईच एंड एवरी डाउट और ईच एंड एवरी कंसेप्ट अबाउट दिस चैप्टर. फिर भी अगर कोई भी डाउट अभी भी रहता है या कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपको लगता है इसको और अच्छे ढंग से समझाना, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो जस्ट राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स. ठीक है, जिससे कि हमें, और आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी कमेंट है आपका, प्लीज कमेंट इट. और जितना अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे कि जब भी कोई भी हमारा न्यू वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सके और उससे बहुत कुछ सीख सके. ठीक है, और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन तो प्रेस करो ही करो और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो. तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे और नई चीज सीखेंगे. तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और एंजॉय करते रहो, जिससे कि और कभी भी वीडियो को मिस मत करो. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच for watching my video. Please like, share and comment, and please never forget to subscribe my video channels. So enjoy, have fun, be happy, be safe and enjoy your study. Thank you so much.